साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। खुद को बाबा नहीं ढाबा बताने वाले, जोकराना हरकत करने वाले अनपढ़ धीरेंद्र शास्त्री के बागेश्वर धाम में कैंसर अस्पताल का शिलान्यास करने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही क्यों पहुंचे? वजह है विचारधारा। दरअसल धीरेंद्र शास्त्री उस विचारधारा को ही आगे बढ़ा रहा है जो बीजेपी और संघ के मूल एजेंडे में शामिल है। इस समाज को दकियानूसी, पाखंडी, अंधविश्वासी परंपराओं में धकेलना। इसलिए धीरेंद्र शास्त्री की औकात यानी कि हैसियत बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी पूरी टीम को लेकर के, मतलब मध्य प्रदेश के राज्यपाल वहां पहुंचे। प्रधानमंत्री आ रहे हैं, प्रोटोकॉल में पहुंचना पड़ेगा। मुख्यमंत्री को भी प्रोटोकॉल में पहुंचना पड़ेगा। और बीजेपी के छुटवैये नेता और मंत्रियों की क्या हैसियत जब आका ही स्वयं धीरेंद्र शास्त्री के दरबार में पहुंच गए, तो अब पूरे मध्य प्रदेश क्या पूरे देश में अंधभक्तों में किसकी हैसियत है जो धीरेंद्र शास्त्री की तरफ आंख उठाकर भी देख ले। जब प्रधानमंत्री उसकी तारीफ कर रहे थे तो ताली बजाने का अंदाज देख करके आप समझ सकते हैं कि बाबा के अंदर कितनी गंभीरता है। इसके बावजूद देश के प्रधानमंत्री उस धीरेंद्र शास्त्री जैसे अनपढ़ व्यक्ति को अपना छोटा भाई बता रहे हैं। मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी, मेरे छोटे भाई धीरेंद्र शास्त्री जी। हालांकि कुछ लोग इसकी आलोचना करेंगे कि प्रधानमंत्री को एक पाखंडी बाबा के यहां नहीं पहुंचना चाहिए था, लेकिन नेशन जनमत इसको दूसरे ढंग से देखता है। बीजेपी और आरएसएस में बैठे हुए लोगों को पता है कि हमें अपनी विचारधारा के महामूर्ख लोगों की भी हैसियत कैसे बढ़ानी है। अगर ऐसा ना होता तो हाल में ही कुंभ की भगदड़ में मारे गए लोगों को मोक्ष प्राप्त करने की बेतुकी बात करने वाले धीरेंद्र शास्त्री से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उचित दूरी बनाते, लेकिन दूरी बनाने की बजाय उसकी हैसियत बढ़ाई गई। मतलब बेशर्मी कह लो या निर्लज्जता कह लो, अपनी विचारधारा के गुलाम को हर हाल में इज्जत बख्शनी है। यही वजह है कि बीजेपी के राज में राम भद्राचार्य की हैसियत अचानक से बढ़ गई, जो ऊल जलूल बयान तो देता ही है, पिछड़े दलितों के लिए तो अनर्गल बात करता ही है, ब्राह्मणों में भी द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी को शूद्र ब्राह्मण यानी कि नीच जाति वाला ब्राह्मण बता देता है। इसके बावजूद न सिर्फ नरेंद्र मोदी बल्कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसके शरणागत नजर आते हैं उसकी हैसियत बढ़ाने के लिए। देवकी नंदन ठाकुर हो या अनुद्राचार्य जैसे कथावाचक, इन सब की औकात और हैसियत बढ़ाने के लिए समय समय पर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए मजबूत सत्ताधीश उनके इर्द गिर्द नजर आते हैं, ताकि समाज में यह मैसेज जाए कि जब हजूर ही आकर के शरणागत हो रहे हैं तो इनके सामने हमारी क्या विसात। इसलिए इन सब के ऊल जलूल बयानों को इग्नोर किया जाता है। किसी मामले में किसी थाना अध्यक्ष की, एसपी की हैसियत नहीं मुकदमा दर्ज करने की, जबकि धीरेंद्र शास्त्री और उसके परिवार पर समय समय पर जमीनों पर कब्जा करने से लेकर के गुंडई करने के आरोप भी लगते रहते हैं। लेकिन मुकदमा दर्ज कौन करेगा जब प्रदेश के मुखिया ही चरणों में पड़े हों। एक दूसरा उदाहरण बताता हूं। कुछ दिन पूर्व मैंने बताया था कि उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह गाजियाबाद में एक निजी मेडिकल इंस्टीट्यूट के उद्घाटन में पहुंचते हैं। डीजे यानी कि दिव्य ज्योति मेडिसिटी, उसके पीछे भी एक वजह थी। बताया जाता है कि चीफ सेक्रेटरी का यह कार्यक्रम कुछ खास मकसद के साथ लगाया गया था। अब सोचिए, जहां चीफ सेक्रेटरी पहुंच गए हों, वहां उस जिले के डीएम, एसपी या अन्य अधिकारियों का पहुंचना तो स्वाभाविक बनता है।
अब डीजे मेडिसिटी अगर कुछ अनियमितताएं भी कर रहा होगा तो शासन प्रशासन में किसकी हैसियत है कि जहां चीफ सेक्रेटरी खुद पहुंचा हो वहां कोई कार्रवाई करने की जहमत उठाए। उसी तरह का एक उदाहरण है मेधा रूपम, मौजूदा समय में कासगंज की डीएम है, 2014 बैच की आईएएस अधिकारी हैं। उनके पिता ज्ञानेश कुमार को रिटायरमेंट के बाद देश का मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। मौजूदा समय में कोई चुनाव तो नहीं है, लेकिन ज्ञानेश कुमार चुनाव की तैयारी करने के लिए कासगंज में डेरा डाल लेते हैं, वो भी निजी प्रोग्राम के तहत नहीं, सरकारी प्रोग्राम के तहत। अलीगढ़ की मंडलायुक्त समेत तमाम आला अधिकारियों को बुलाते हैं, क्योंकि उनकी बेटी जहां डीएम है उसका मंडल भी अलीगढ़ पड़ता है। मतलब संदेश देने की कोशिश की जाती है अलीगढ़ की कमिश्नर को कि मेरी बेटी यहीं डीएम है, जब भी उसको जरूरत हो उसके साथ मंडलायुक्त वाला बर्ताव करने की कोशिश मत करना, क्योंकि वो मेरी यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त की बेटी है। शायद इसी को शास्त्रों में हैसियत बढ़ाना कहा गया है। अब एक सवाल और बनता है कि सब सत्ता में बैठे हुए लोग हैं तो अपने लोगों की हैसियत बढ़ा रहे हैं, लेकिन जो लोग सत्ता में नहीं हैं, संगठन चला रहे हैं, सरकार की आलोचना करके हाशिए पर पड़े हैं, वो लोग कैसे अपने लोगों की हैसियत और औकात बढ़ा सकते हैं? उसका भी तरीका है। पावरफुल लोग अगर अपने किसी व्यक्ति के यहां पहुंचकर उसकी हैसियत बढ़ा सकते हैं, तो जो लोग सत्ता से दूर हैं या विभिन्न संगठनों में बिखरे हुए लोग अगर किसी मिशनरी व्यक्ति के घर पर कोई समारोह है तो उसके यहां पहुंच करके बड़ी संख्या में ये हैसियत तो बढ़ा ही सकते हैं। देखो उसके साथ कितनी बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं। तो शायद सामान्य तौर पर शासन प्रशासन की जो हैसियत पड़ जाती है उसको छूने की शायद हिम्मत ना पड़े कि इसके साथ तो देखो सैकड़ों हजारों की तादाद में लोग मौजूद हैं, लेकिन हम आपसी खींचतान में उलझे हुए हैं और आलोचना सत्ता में बैठे हुए लोगों की करते हैं। इसलिए नेशनल जनमत कहता है मनुवाद, ब्राह्मणवाद, सामंतवाद, संघ, आरएसएस, बीजेपी को गाली देने की बजाय अपने गिरेबान में झांक करके देखिए, वो अपना काम पूरी जिम्मेदारी और निष्ठा के साथ कर रहे हैं। बीजेपी और आरएसएस के लोगों को पता है हम किनका वोट लेकर के सत्ता में आए हैं और हमें किस विचारधारा और किन लोगों की बेहतरी के लिए काम करना है। लेकिन उसके विपक्ष में खड़े हुए लोग जब सत्ता में आते हैं तो अपनी विचारधारा और अपने लोगों को सम्मान देने की बजाय उसी तरफ के लोगों को सम्मान देना शुरू कर देते हैं। विचारधारा तो छोड़ ही दीजिए, ईगो इतना हाई है कि अपनी विचारधारा में अच्छे काम वालों का सम्मान क्या, उम्मीद की जाती है कि तुम इन सरकारों की तानाशाही से भी लड़ो और हमारे यहां आकर के शरणागत और नतमस्तक हो जाओ, तब हम एक आध बार तुम्हारी तरफ हंस करके देख लेंगे, उसी में संतुष्ट हो जाना। बहरहाल नेशनल जनमत सिर्फ इतना कहना चाहता है कि आलोचना से काम नहीं बनेगा, समाधान खोजना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम समाधान का हिस्सा नहीं हो तो तुमसे बड़ी समस्या कोई और नहीं हो सकता। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।